ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, कैसे फोर्स अफेक्ट करता है मोशन, ठीक है, ये हम अब देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? तो पुश और पुल, पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट को मैं पुश करूं या किसी ऑब्जेक्ट को मैं पुल करूं, यानी मैं किसी चीज को धकेलूं या किसी चीज को मैं खींचूं, उसको मैं फोर्स कहता हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला धक्का, पुश या खिंचाव, पुल, फोर्स कहला, बल कहला, फोर्स कहला। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम भी है। ये हमारे पास एक डोर है और यहाँ पे एक पर्सन उसको फोर्स लगा, तो ये हमारे पास एक धक्का लगा है, दैट इज फोर्स। अब हमारे पास डेली लाइफ का एग्जांपल है, जैसे मैं फुटबॉल को किक करूं, या फिर मैं डोर को ओपन करूं, या फिर मैं बैग को खींचूं, उठाऊं, एकदम से बैग खींच के हम कंधे पे टांगते हैं ना, तो इसके बाद इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या करता है? फोर्स क्या करता है? चेंज द शेप, यानी किसी भी चीज पर जब आप फोर्स लगाते हो तो उसका शेप और साइज ऑब्जेक्ट का चेंज होता है। जैसे कि रबर बैंड को स्ट्रेच करना, रबर बैंड को स्ट्रेच करना। अब मेरे पास यही एक एग्जांपल है। इसी एग्जांपल को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, मैंने इसको खींचा, तो ये एक स्प्रिंग है, मैं जैसे इसको खींचता हूँ ना, तो खींचने पर क्या हो रहा है, इसका एक स्ट्रेच हो रहा है, इसकी शेप चेंज हो रही है। ठीक है, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड। फोर्स एक स्पीड को बढ़ा सकती है या घटा सकती है। कार का एग्जांपल ले लेते हैं, कार को एक्सेलरेट करना या फिर कार को रिटार्ड करना होता है। अब इसके बाद चेंज इन डायरेक्शन। फोर्स कैन चेंज द पाथ ऑफ अ मोशन, यानी अगर कोई भी चीज जा रही है, जैसे कि एग्जांपल में ले सकता है क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट, यानी मेरे पास एक क्रिकेट बॉल है, मैंने उसको हिट किया, तो जैसे ही मैं उसको हिट करूंगा तो वो क्या होगा, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप मोशन, कोई भी चीज चल रही है, चल रही है, तो उसको स्टॉप करा जाता है, उसको स्टार्ट करा जाता है, तो वो भी क्या है, वो भी आपके पास फोर्स का ही एक एग्जाम्पल है। फोर्स हैज बोथ, फोर्स के पास दोनों होते हैं, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये क्या हो गई, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई बेटा, क्या हो गई ये, वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक स्केलर एक वेक्टर। ठीक है, तो एग्जांपल 10 न्यूटन इन ईच डायरेक्शन, यानी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ईच डायरेक्शन में, तो ये मेरे पास क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। आगे चलते हैं, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, न्यूटन एसआई यूनिट होती है। ये हमारे पास जो लेजेंडरी साइंटिस्ट है सर आइजैक न्यूटन, उनके नाम पर इसको रखा गया है। टाइप्स, कांटेक्ट फोर्सेस। सबसे पहले तो कांटेक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, हमारी मसल्स के जरिए जो लगती है। और फ्रिक्शन फोर्स, ओपोज मोशन बिटवीन सरफेस, फ्रिक्शन हमेशा लगता है। अगर मैं इधर चलूंगा तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, अगर मैं इधर चलूंगा तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन हमेशा लगता है। ठीक है, अगर मैं हैंड रब कर रहा हूं तो इसमें भी फ्रिक्शन लग रहा है। टाइप्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, ये वाली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी इनमें कॉन्टैक्ट नहीं होता। अगर आप किसी मैग्नेट को देखोगे, ठीक है, चलिए, तो जैसे मेरे पास एक मैग्नेट है, इसको होर्स शू शेप मैग्नेट बोलते हैं, दिख रहा होगा आप सबको। ये एक मेरे पास मैग्नेट है, और अगर मैं इस मैग्नेट को, ये जो मेरे पास मेटल पीस है, अगर मैं इससे अट्रैक्ट करने की कोशिश करूं तो देखो, ये मेरे पास है और ये मेरे पास है, और ये जैसे ही मैंने इसको कांटेक्ट नहीं किया, इसको टच नहीं किया, जस्ट थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये देखो, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, अगर मैं इसको अपने, अब मेरे पास जो मेरा स्टाइलस है, इसके अंदर भी मैग्नेट है, तो अगर मैं इससे भी इसको कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये जो है ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। देखो, ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं।
ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स को याद रखने की FORCE, फंक्शन चेंज, ऑब्जेक्ट मूव, रेस्ट मोशन, चेंज डायरेक्शन, एनर्जी इफेक्ट। ये हमारे पास मेमोरी ट्रिक है फोर्स को याद करने के, ठीक है। ये कंसेप्ट आप याद कर सकते हैं। F से फंक्शन चेंज, O से ऑब्जेक्ट मूव करता है, R से रेस्ट से मोशन में जाता है, C से चेंज डायरेक्शन होती है, और E से एनर्जी का इफेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस के बारे में देखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्ग है वो मैग्नीट्यूड है, कितना स्ट्रॉन्ग वो मैग्नीट्यूड। अब इमेजिनिंग यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस एंड न्यूटन मीटर। स्प्रिंग बैलेंस अभी आपको दिखाया था मैंने। तो स्प्रिंग बैलेंस कुछ कुछ हमारे पास इस तरीके का दिखता है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। अब मेरे पास सेम डायरेक्शन फोर्स है, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स है तो F1 और F2 को मैं ऐड कर दूंगा और मेरे पास 15 न्यूटन की फोर्स आ जाएगी। जैसे कि मेरे पास ये दो पॉइंट है, इसमें मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई और इसमें मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो ये जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा ये 15 न्यूटन की फोर्स के बाद करेगा। ऑब्जेक्ट मूव करेगा 15 न्यूटन की फोर्स के बाद। अब हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स, दोनों की दोनों फोर्सेस क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। कंसीडर करिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने इधर से फोर्स लगाई, इधर से फोर्स लगाई, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स लगी 10 न्यूटन की और सेम डायरेक्शन में फोर्स लगी 5 न्यूटन की। इस डायरेक्शन में, इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी 5 न्यूटन की। तो जो इनकी रिजल्टेंट आएगा 10 माइनस 5 न्यूटन आएगा। भैया 5 न्यूटन आएगा तो किस डायरेक्शन में जाएगी, बेटा ये वाली ज्यादा है ना, तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी ना। अब इसके बाद हमारे पास बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बैलेंस्ड फोर्स आते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम, एक ड्राइंग दिखी आपको। इस तरफ 300 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इस तरफ भी 300 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो ये जो दोनों इक्वल फोर्स है, तो भैया ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस होगी। हाँ बेटा बिल्कुल माइनस होगी। कितना आ गया भैया, 0 न्यूटन आ गया। ये तो कहीं जा ही नहीं रही है, जा नहीं रही है, तो बैलेंस फोर्स हो गई। अब भैया ये इधर तो लग रही है 300 न्यूटन की, इधर लग रही है 100 न्यूटन की, तो 300 माइनस 100 न्यूटन। अब ये हमारे पास कितना आ गया, 200 न्यूटन। तो ऑब्वियसली जब एक बंदा यहाँ से खींच रहा है, उससे खींचा नहीं जा रहा, तो ये वाले इस तरफ खींच लेंगे जिस तरफ ज्यादा फोर्स है, ठीक है। तो टग ऑफ वॉर में इक्वल टीम्स एंड नेट फोर्स, पहले की 0 और दूसरे की 200 न्यूटन। अब इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, मोशन डज नॉट चेंजेस, मोशन चेंज नहीं करता। अच्छा चलो एक सिंपल सा लाइव एग्जांपल देखते हैं। ये मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड जो है ये हैंग है, ये टंगा हुआ है। तो यहाँ पे ग्रेविटी नीचे लग रही है और ऊपर भी एक फोर्स लग रही है। तो मेरे पास नीचे ग्रेविटी एक्सेलरेशन लग रही है, तो मेरे पास नेट फोर्स कितनी आ गई भैया, हमारे पास ma होता है फोर्स का। बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो mg लगा दूंगा। और ऊपर क्या है भैया, ऊपर नॉर्मल लग रहा है। अब ये जो नॉर्मल है ये mg दोनों इक्वल हो गए। इसी वजह से बोर्ड एक जगह क्या है, एक जगह ये वाला बोर्ड जो है एक जगह स्टेबल है, ना ही नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है भैया। तो ये एक एग्जांपल और तो फिर ऐसे देखो, ये मार्कर है, ये मार्कर है। अब ये मैंने जो ये स्टाइलस है, ये मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया, ये फ्री फॉल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि फोर्स जो है ऊपर की नॉर्मल से ज्यादा नीचे की mg लग रही है। अगर ये नीचे की mg लग रही है तो वो नीचे गिर रहा है, लेकिन अगर ये मेरे हाथ में है, ये स्टेबल है, तो नीचे जितनी mg लग रही है ऊपर ही उतना नॉर्मल लग रहा है, और ये क्या है, स्टेबल हमारे पास फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स के बारे में, नेट फोर्स जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू 0 नहीं होती। या तो मोशन को वो रोकेगी, या तो वो स्पीड, या तो मोशन को रोकेगी, या तो मोशन को स्टार्ट करेगी, या तो डायरेक्शन को चेंज करेगी, या तो स्पीड को चेंज करेगी। ये 4 कंडीशन है भैया। क्या क्या, स्टार्ट करेगी मोशन को या फिर स्टॉप करेगी मोशन को, चेंज करेगी स्पीड को या फिर चेंज करेगी डायरेक्शन। अब हमारे पास बैलेंस्ड बोथ इक्वल, अनबैलेंस्ड मोशन चेंजेस। बैलेंस्ड में कोई चेंज नहीं होता, अनबैलेंस्ड में चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है भैया, मोशन चेंज हो जाता है।
फोर्स एंड द फ्रिक्शन। अब हमारे पास सबसे पहले फ्रिक्शन के बारे में है ओपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन क्या होती है? ओपोजिंग फोर्स। अभी बताया, मैं चल रहा हूं आगे, अब फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। अब मैं चल रहा हूं इस तरफ, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। मैं चलता हूं उल्टा, फ्रिक्शन लग रहा है आगे। जिधर जिधर मैं चलूंगा फ्रिक्शन उसका ऑपोजिट लगेगा। तो फोर्स विच ओपोज द मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब यहाँ पे कॉज इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन, सरफेसेस आर नेवर परफेक्टली स्मूथ, यानी कोई भी सरफेस आपका स्मूथ नहीं होता। अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखोगे ना, तो ये जिस तरीके से आपको नजर आ रहा है, ये अनइवन जो सरफेस है, इस अनइवन सरफेस की वजह से, इस अनइवन सरफेस की वजह से क्या हो रहा है? देखिए, अगर इस तरीके का सरफेस हो तो इस तरीके के सरफेस में हमारे पास मोशन जो है वो नहीं हो पाएगा। अब मान लो आपको इस तरीके के सरफेस पे चलना हो, भैया इस तरीके के सरफेस पे चलना तो मुश्किल है। कभी नीचे जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसे चलेंगे, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन आपके पास जब इस तरीके का सरफेस आता है ना, तो उसमें ऐसा ही होता है, इसी वजह से फ्रिक्शन कॉज होता है। तो सरफेस कभी भी परफेक्टली स्मूथ नहीं होते, माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज इंटरलॉक कर देती है एक दूसरे को, है ना? एक दूसरे को कैसे कर देगी? ऐसे। अब इससे निकलना हो जाएगा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। Advantages, memory trick of WWPG: walking possible, writing possible, braking system और ग्रिपिंग ऑन सरफेस। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि भैया फ्रिक्शन जो होता है उसमें क्या क्या उसके एडवांटेजेस है। बेटा एडवांटेजेस तो सबसे पहले आप चल पा रहे हो, लिख पा रहे हो, या फिर बैंकिंग सिस्टम, ओ सॉरी, इससे क्या होता है? या तो आप चल पा रहे हो, लिख पा रहे हो, ब्रेक लगा पा रहे हो, या किसी चीज को ग्रिप कर पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, वेयर एंड टियर होता है। अगर कभी भी कोई गिर जाए, कोई चोट लग जाए, तो वो चोट क्यों लगती है? फ्रिक्शन की वजह से चोट लग जाती है, ठीक है। एनर्जी वेस्ट होती है, लूजिंग एफिशिएंसी, डैमेज टू मशीनरी पार्ट, यानी मशीनरी पार्ट जिससे डैमेज हो जाते हैं। हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, भैया फ्रिक्शन को कैसे कम करें? देखो, फ्रिक्शन को कम करने का क्या बेहतरीन तरीका? सबसे पहले तो लुब्रिकेंट्स। सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ गए? लुब्रिकेंट्स आ गए, ऑयल या ग्रीसिंग। इसमें हम क्या करते हैं? ऑयल लगाते हैं या ग्रीस लगाते हैं। इस तरीके से बेयरिंग्स होते हैं, इस तरीके से मेटेलिक बॉल्स, स्फीयर्स होते हैं, तो ये बॉल बेयरिंग से भी फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। फिर पॉलिशिंग, किसी चीज को पॉलिश कर दीजिए। जैसे होता है ना, कभी कभार सरफेस रफ हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं। और स्ट्रीमलाइन शेप, यानी किसी चीज की अगर हम स्ट्रीमलाइन शेप कर दें तो उससे भी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। अब हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ इनर्शिया। एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और इन An object remain at rest or in uniform motion unless acted upon by an unbalanced external force। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना। ये फर्स्ट लॉ। अब इसके बाद इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, हिंदी में जड़त्व बोलते हैं। रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनर्शिया बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट, रेस्ट और मोशन। अब इनर्शिया क्या कहता है? वो कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। ये इनर्शिया है, ये इनर्शिया जड़त्व बोलता है, ठीक है। टाइप ऑफ इनर्शिया RMD। टाइप ऑफ इनर्शिया में रेस्ट तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन तो मोशन में रहेगा, डायरेक्शन स्टे ऑन पाथ। तो यानी रेस्ट है तो रेस्ट, मोशन है तो मोशन, और डायरेक्शन जो है उनकी एक ही रहेगी। एग्जाम्पल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में बात करते हैं। बस केस, तो यहाँ पे क्या है? मैं बस में खड़ा हूं, बस चल रही है, चल रही है, चल रही है। जैसे ही बस ब्रेक लगाएगी मैं गिरूंगा आगे। क्यों आगे गिरूंगा? भैया बस जो है ना वो मोशन में है, ठीक है, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी।
आप भी फिर मोशन में आ गए, बस बस मोशन में है तो आप भी उसमें हो तो मोशन में हो। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगेंगे तो आप आगे क्यों जाओगे? भैया आगे आप इसलिए जाओगे क्योंकि बस आ गई है रेस्ट पे और आप रहना चाह रहे हो मोशन में, इसी वजह से आप आगे गिर जाओगे, इस वजह से आगे गिर जाते हैं। तो अब यहाँ पे बस सडनली स्टार्ट होती है, अब मैं खड़ा हूँ और बस रुकी हुई है। अब जैसे ही बस एकदम से क्या होगी, स्टार्ट होगी, जैसे ही वो स्टार्ट होगी मैं एकदम से पीछे गिरूंगा, मैं एकदम से पीछे गिरूंगा। क्यों क्यों पीछे गिरूंगा? क्योंकि एक झटका लगेगा इस चीज का। अब जो बस है वो आगे जाना चाह रही है और मैं रेस्ट पे रहना चाह रहा हूँ, तो एकदम से पीछे गिरूंगा ना। अब यहाँ पे फीट मूव विद बस बट अपर बॉडी वांट्स टू स्टे एट रेस्ट। ठीक है, यानी फीट जो है मूव करेंगे बस के साथ, लेकिन ऊपर की बॉडी रेस्ट पर रहना चाहिए। मास एंड एनर्जी, मोर मास मोर एनर्जी। बेटा एक काम करो, आप ना एक छोटा सा एक कागज का टुकड़ा और उसको किसी एक सरफेस पर, किसी एक वॉल पर जब आप उसको फेंकते हो तो देखोगे कि उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फिर एक बड़ा पत्थर लो और जब पत्थर को किसी सरफेस पर, वॉल की सरफेस पर मारोगे तो देखोगे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। ट्रक जितना हैवी उतना ज्यादा इनर्शिया। इसके बाद बाइसिकल यानी साइकिल, जितनी लाइट उतना कम इनर्शिया। न्यूटन सेकंड का थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का कंसेप्ट। हमारे पास मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी के बराबर होता है। तो मोमेंटम विल बी इक्वल टू P इज इक्वल टू एम वी के बराबर होता है। अब P मोमेंटम आ गया, मान मास आ गया, V वेलोसिटी आ गई, एस आई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखो इसकी आ गई किलोग्राम, और भैया वेलोसिटी की तो हमें पहले से पता है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो। सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। भैया ये तो कुछ समझ नहीं आया, कोई बात देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि आप ना एक साइकिल चला रहे हो, ठीक है। अब साइकिल जब आप चला रहे हो तो आपने क्या करा, साइकिल पे हमारे पास, ध्यान देना, आपका जो मास है वो से 50 केजी है। मास की ऐसा यूनिट केजी होती है, 50 केजी आपके पास मास है। अब ऑब्वियसली साइकिल 50 केजी है तो 50 केजी ही रहेगा, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं अभी। ठीक है, तो जब आप साइकिल चला रहे हो, आपने स्टार्टिंग में जो साइकिल है वो स्टार्ट करी 0 मीटर पर सेकंड से, और अब आप पहुंच गए हो 5 मीटर पर सेकंड पर। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर आपने 0 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड तक साइकिल पहुंचाई है तो आपने कुछ फोर्स लगाई होगी। यानी कि अगर ये मेरे पास mu होता, चलो मैं और इजी कर देता हूं, ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। यानी कि अब मैं मोमेंटम लूंगा तो मैं इसको मल्टीप्लाई मास से कर दूंगा, इसको भी मल्टीप्लाई मास से कर दूंगा, तो ये आ गया P इनिशियल यानी इनिशियल मोमेंटम, और ये आ गया P फाइनल फाइनल मोमेंटम। यानी कि जब मैं मोमेंटम, अच्छा ये भैया ये सब जो हुआ है कुछ टाइम पीरियड में होगा। हाँ बेटा ये 10 सेकंड में हुआ है भैया, 10 सेकंड को मैं ठीक ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेट ऑफ चेंज। रेट, जहां पे भी रेट आए इसका मतलब है डिवाइड बाय टाइम कर देना, डिवाइड बाय टाइम कर देना, सेटलमेंट हो जाएगा। तो भैया अब इसमें हम आगे देखते हैं, हमारे पास क्या आ गया, मैंने फोर्स लगाई और मेरे पास जो मोमेंटम है, भैया पी एफ लिख लो, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट डिवाइडेड बाय टाइम, मोमेंटम का चेंज पी एफ माइनस पी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब ये समझ में आया। अरे अब डेरिवेशन ऑफ सेकंड लॉ क्या कहती है, देखो मास कितना आ गया मेरे पास, मेरे पास आ गया है मास, मास कितना आ गया मेरे पास m, वेलोसिटी आ गई u, फाइनल वेलोसिटी v, और टाइम आ गया है t।
अब देखो एक्सेलरेशन क्या होती है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम, और f बराबर किसके है, ma के बराबर दे रखा है। तो एक्सेलरेशन मेरे पास अगर f बराबर ma के है, एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दूंगा तो f क्या आ जाएगा, m v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। तो ये क्या आ गया बेटा मेरे पास, mv माइनस mu डिवाइडेड बाई t, ये फोर्स आ गई। अब ये फोर्स हमारे पास जब आएगी तो F इज इक्वल टू में क्या आ गया, PF माइनस PI डिवाइडेड बाई T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स अप्लाइड। ठीक है, अब 1 न्यूटन जो फोर्स होती है वो प्रोड्यूस करती है कि एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ 1 kg, ये मतलब है 1 न्यूटन का। भैया कुछ समझ में नहीं आया क्या बता दिया, चलो मैं देखो इसे देखना। हमारे पास F बराबर है ma, अगर मेरे पास मास 1 kg है और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जो मेरे पास फोर्स आएगी वो आएगी 1 न्यूटन की। ठीक है, यानी कि जब 1 किलोग्राम मास हो और वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा हो तो उस फोर्स को हम 1 न्यूटन बोलते हैं। फैट मैन एक्सेलरेट FMA, ठीक है, फैट मैन एक्सेलरेट FMA। अब एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन यानी कि याद आ रहा है कुछ पढ़ा है अभी तक, थर्ड लॉ। किसका थर्ड लॉ भैया, न्यूटन का, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो थर्ड लॉ क्या कहता है, देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ एनी एक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन होता है उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि अगर मैं आगे चल रहा हूं तो मैं आगे कैसे चल रहा हूं, देखो अगर मैं पैर को पीछे धकेल रहा हूं, ये मैंने पीछे धकेला, ठीक है, तो मैं आगे जा रहा हूं, यानी कि मैंने क्या किया है, मैंने एक एक्शन किया, उसका रिएक्शन क्या मिला है, मैं आगे जा रहा हूं। पैर से मैंने पीछे धकेला, मैं आगे गया। रॉकेट गैसेस डाउन रॉकेट अप, यानी कोई भी चीज जैसे गैसेस नीचे रॉकेट ऊपर। बुलेट फॉरवर्ड गन रिकॉइल, यानी जैसे बुलेट को फायर करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये रिकॉइल है। ठीक है, तो ये रिकॉइल करता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या रहता है बेटा, इक्वल रहता है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये इसका एक एक्सप्रेशन है। इसकी डेरिवेशन अभी करते हैं, इसकी डेरिवेशन, तो इसकी डेरिवेशन करेंगे कि कंसीडर करिए हमारे पास क्या है, कंसीडर करिए कि हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है या एक कोई भी एक बॉल है जो इसको हिट करती है। जैसे ही वो इसको हिट करती है तो वो या तो इधर वाली डायरेक्शन में जाएगा या तो वो इधर वाली डायरेक्शन में जाएगा। हमारे पास तो यही है, दोबारा से देखिए, अब हमारे पास क्या है, मोमेंटम इन कॉलिजन, तो 2D इलास्टिक कॉलिजन है हमारे पास। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक बिलियर्ड टेबल है, उसमें एक बॉल है, बॉल दूसरी बॉल को हिट करती है तो वो एक इस डायरेक्शन में जाती है और जो हिट कर रही है वो इस डायरेक्शन में जाती है, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में गई। अब हमारे पास अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में गई है तो इसकी डेरिवेशन बनती है, इसकी डेरिवेशन करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन। चलो पहले इसकी डेरिवेशन करते हैं। देखिए मेरे पास दो मासेस है, दो बॉल्स हैं। अब अगर मेरे पास ये दो बॉल्स है तो इसका मास m1 आ गया, इसका मास m2 आ गया। अब ये जो है ये u1 वेलोसिटी से जा रही है और ये वाली जो है ये u2 वेलोसिटी से जा रही है, लेकिन यहाँ पे u1 की वेलोसिटी जो है वो u2 की वेलोसिटी से ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है। होगा क्या भैया, अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो ये दोनों आपस में टकराएंगे। ठीक है भाई, अब ये दोनों का आपस में क्या हो गया, टकराव हो गया। तो जैसे ही आपस में टकराव, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये दोनों क्या हुआ, आपस में टकराई। तो जैसे ही टकराई ये m1 m2 मास आ गया। अब ये टकराने के बाद क्या होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है v1
और इसकी वेलोसिटी है v2, ये बन जाएगी, ये आ गया m1 और ये आ गया m2। तो ये बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन आ गया, एक आ गया बिफोर कोलिजन और एक आ गया आफ्टर कोलिजन। तो इनकी वेलोसिटी क्या आ गई, v1 v2। अब भैया यहाँ पे क्या होगा, जो v1 है ना वो v2 से कम हो जाएगी, यानी v2 स्पीड बढ़ जाएगी। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब ये टकरा रहा, अब मेरे पास जो फोर्स है ना F12, तो थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है, न्यूटन थर्ड लॉ, उसके अकॉर्डिंग F12 बराबर आ गया -F21, यानी एक जो दो पर फोर्स लगा रही है तो माइनस ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता है ना, तो माइनस ऑफ F21 आ गया मेरे पास। अब मैं इसमें अगर फॉर्मूला डालूं, इसमें वैल्यूज डालता हूं, तो मेरे पास क्या क्या आती है, मेरे पास आता है m1 v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई t, और ये आता है m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t, ये आ जाता है मेरे पास। तो जब मैं इसको t से, तो t कैंसिल आउट हो गया। अब मैं अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर क्या आ गया, माइनस ऑफ m2 v2 प्लस m2 u2। माइनस वाला अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, मतलब अपनी साइड चेंज कर लेगा। तो मेरे पास आ गया m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर आ गया m1 u1 प्लस m2 u2, यानी ये और ये आ गया बिफोर कॉलिजन और ये आ गया आफ्टर कॉलिजन। यानी बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन जो होता है वो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। अब चलिए फॉर्मूला चीट शीट देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, फोर्स m में, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू v माइनस u बाई t, A इज इक्वल टू v माइनस u बाई t, कंजर्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमारे पास ऐसा ही फोर्स क्या होती है, जूल या न्यूटन, तो न्यूटन होती है। रॉकेट वर्क किस पर करता है, फर्स्ट या थर्ड पर, तो थर्ड पर करता है। मोमेंटम किस चीज पर डिपेंड होता है, मास पर या वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी दोनों पर, तो दोनों पर करता है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल चैलेंज, तो हमें मोमेंटम निकालना है 5 kg बॉडी का जो 4 मीटर पर सेकंड पर जा रहा है। P इज इक्वल टू mv, भैया मल्टीप्लाई कर दो उठा के, ठीक है भाई, ये ले 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आंसर मैच करेगा। अब इसके बाद हमारे पास फोर्स निकाल लिया, मास 2 kg और एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, m में मास कितना आ गया 2, एक्सेलरेशन आ गई 3, मल्टीप्लाई करके 6 न्यूटन, आंसर आ गया। इजी है ना, बहुत इजी है। अब इसके बाद हम जो सीट बेल्ट है उनके लिए हमारे लिए जरूरी क्यों है, ये क्या एप्लीकेशन है, तो हमें इनर्शिया से ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। जब कार रुकती है तो आपकी बॉडी क्या है, आप गाड़ी चला रहे हो, अब आप गाड़ी चला रहे हो, जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो आप एकदम से आगे जाओगे, एकदम से आगे जाओगे, इसलिए क्या होती है, सीट बेल्ट लगी होगी तो आपको जो झटका है उसी से बचा लिया जाता है। अब जो सीट बेल्ट है वो प्रोवाइड करती है अनबैलेंस्ड फोर्स टू स्टॉप, ठीक है। तो हमारे पास आज का टॉपिक कवर हो गया है। हमने आज का टॉपिक में न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, फॉर्मूलाज भी कर लिए, सारी के सारी डेरिवेशंस जो है मैंने वो भी आपको करके दिखा दी। तो अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी इसका जो PDF है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, ऑलरेडी मैं बता चुका, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।